नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। बैठक में सीएम योगी के सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि थानेदार की तैनाती में सिफारिश ना मानी जाए, डीजीपी ऑफिस, सीएम ऑफिस की सिफारिश भी ना मानी जाए। तो इस तरह की बात भी सीएम ने कही है। दागी पुलिस वालों की एक सूची बनाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से, जिस पर कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं, इसलिए बैठक में सीएम योगी के सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ बड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, जीरो टॉलरेंस और बिल्कुल कह सकते हैं कि सख्ती करते हुए यहां पर सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं कि आप कहीं की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे वो डीजीपी ऑफिस से जाए फोन या फिर सीएम ऑफिस से। जी नीलू, देखिए ये इस पर संदेश कल देर शाम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है। तो वो जैसे पहले भी बैठकों में होता था कि समाज से माफियाओं को साफ करने के लिए आदेश दिए जाते थे, कल बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पुलिस विभाग के अंदर कोई भी दागी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होनी चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिए सभी जिला कप्तानों को कि जिलों में थानों पर इंस्पेक्टर्स की तैनाती हो, चाहे सर्किल ऑफिसर्स की तैनाती हो, एडिशनल एसपी की तैनाती हो, डीजीपी मुख्यालय की कोई उसमें सिफारिश ना मानी जाए। अगर उनके सचिवालय से भी कोई सिफारिश करता है तो उसकी जानकारी दी जाए और उसकी भी सिफारिश ना मानी जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की निगरानी के लिए भी 2 कमेटी बना दी है। एक कमेटी जो डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गृह सचिव हैं, वो एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी के ऊपर नजर रखेंगे, देखेंगे दागी और भ्रष्ट किस रैंक के कौन से अधिकारी हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। एक दूसरी समिति भी उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एडीजी स्थापना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव होंगे। जो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे जो दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। तो नीलू, एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त संदेश दे दिया गया है कि पुलिस के अंदर कोई अगर कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं पर दागी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनकी तैनातियों में सिफारिशों का खेल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई। बिल्कुल ऋषभ, तो कह दिया गया है कि आप नहीं सुधरेंगे तो हम आपको सुधार देंगे। इस तरह की कहीं ना कहीं एक नसीहत और एक तरह की चेतावनी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एएमयू में एक बार फिर से गरमाया है जिन्ना की तस्वीर का मामला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खून से एक पत्र लिख दिया है। खून से पत्र लिखने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर एएमयू से हटाई जानी चाहिए। तो एक बार फिर से एएमयू में विवाद तस्वीरों को लेकर, और इस बार जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की बात हो रही है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है पत्र लिखते हुए कि जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर एएमयू से हटाई जानी चाहिए। और बाराबंकी में एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की 3 के तहत दर्ज किया गया है मामला। आरोप है कि ओवैसी ने महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया, प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन, धार्मिक उन्माद भड़काने की तहरीर शहर चौकी इंचार्ज ने दी है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शहर कोतवाली में ओवैसी और आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने तथा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने पर शहर कोतवाली में ये केस दर्ज किया गया है। अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए मॉब लिंचिंग, सीए, यूएपीए और ट्रिपल तलाक कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीए विरोधी आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जगह जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अगर कार्रवाई हुई तो रस्मी तौर पर की गई। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जल्द सी जमानत मिल गई। अपने भाषण में ओवैसी बीजेपी, एसपी, बीएसपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी ने यूएपीए को और मजबूत बनाने संबंधी कानून का विरोध नहीं किया। कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी इन आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। उसकी मुखालिफत की और उसमें क्या कहा गया कानून में कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है यूएपीए के कानून में तो 120 दिन से ज्यादा उसको पुलिस अपने पास रख सकती डिटेंशन में। मैं मुखालिफत क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तारीख नहीं की इसकी? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने तारीख नहीं की? कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिश्वरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, पहले तो ये बताइए, जिस तरह से भड़काऊ भाषण को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है महामारी अधिनियम के तहत, भड़काऊ भाषण के तहत किस किस मामलों में केस दर्ज किया गया है और लगातार अगर ओवैसी की बात की जाए तो जिस भी मंच पर चढ़ते हैं वहां पर मॉब लिंचिंग की बात जरूर उठाते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल ओवैसी का दौरा था। ओवैसी ने मन से तमाम ऐसी बातें कही जो कि जिसको लेकर के यह मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 153A, 270 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे और भी तमाम केसेस हैं और ओवैसी को लेकर के एक और एप्लीकेशन दी गई है जिसमें बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ओवैसी जो है उन्होंने जो रामसरई घाट में जो मस्जिद जो गिरी थी उसको लेकर के भी बयानबाजी दी है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है मन से। इसके साथ साथ ओवैसी ने अपने मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लेकर के तमाम ऐसे बयान लिए हैं जनसभा में, जिससे जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये बिगाड़ने की कोशिश करी गई है। तो ऐसे तमाम अपने मन से तमाम ऐसे बातें ओवैसी ने कही है जिसको लेकर के बिल्कुल उसको लेकर अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध तमाम जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी कई अहम बैठक करने वाली हैं। प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगी, साथ ही मिशन 2022 को लेकर ठोस रणनीति भी बनाएंगी। तो अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है 2022 के चुनाव को लेकर और प्रियंका का आज दूसरा दिन दौरे का। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से पाने के लिए कांग्रेस भी ताकत लगा रही है। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी एक बार फिर से लखनऊ के दौरे पर हैं। यहाँ वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक के जरिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाली हैं। साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगी। अभी तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है वही ज्यादातर करने आई हूँ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी कमजोरियों से वाकिफ है और अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रही है। इसीलिए राज्य स्तर के नेता भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने का दम भर रहे हैं।
कैसे सारे उम्मीदवारों से उनसे नाम लिए जाएंगे, किस तरह से उसको स्क्रूटनी होगी, तो वो कल पहली बैठक है। तो ये 3 अहम बैठक है। इसके अलावा संगठन के बहुत सारे जितने भी हमारे नए पदाधिकारी, जो संगठन का सृजन हुआ है, इसमें नए जितने लोग आए हैं, उनका अलग अलग जोन वाइज लोगों से मुलाकात करनी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है। इसके लिए कसरत भी की जा रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं के निशाने पर सभी राजनीतिक दल भी हैं। 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सबको मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। यह तय है, इस बार कांग्रेस की बारी है। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस भले ही अपने मजबूती के दावे करे और प्रियंका गांधी के सहारे पार्टी में जान फूंकने की उम्मीद कर रही हो, लेकिन बीजेपी को इसमें जरा भी दम नहीं दिखता कि प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात करनी है। न या राष्ट्र हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। जब से कांग्रेस बनी इस देश को लूटा है, गरीबों को लूटा है। जो आज गरीब खुशहाल होना चाहिए, उसको 70 साल लग गया शौचालय लेने में, पक्का मकान लेने में, गैस का कनेक्शन लेने में, बिजली की कनेक्शन पहुंचने में 70 साल लग गया। चुनावी जंग में जीत हासिल करने के लिए सभी दम लगा रहे हैं। कांग्रेस भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि अगले 2 दिनों तक प्रियंका गांधी क्या मंत्र देती हैं और कांग्रेस में कितनी जान आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने। BL पुरोहित पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। चिराग सुबह 11 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो गाजीपुर जाएंगे, जहां वो वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव धामोपुर में आयोजित शहीद दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और गोरखपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। बदमाश विजय प्रजापति मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पुलिस टीम पर फायरिंग कर यह भाग रहा था बदमाश। काजल हत्याकांड का मुख्य हत्या आरोपी था बदमाश। बदमाश के कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। हम आपको बता दें कि विजय की बात की जाए तो पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग रहा था जब इस बदमाश पर गोली चलाई गई। काजल हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। और खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ पुलिस पर निगरानी के लिए 2 कमेटी बनाई गई है। सीएम योगी के निर्देश पर समिति का गठन हुआ है। एसपी, डिप्टी एसपी की निगरानी करेगी कमेटी। दूसरी कमेटी इंस्पेक्टर एसआई पर रखेगी नजर। डीजी इंटेलिजेंस, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर इसमें शामिल होंगे। तो अब पुलिस वालों पर नजर रखने के लिए 2 कमेटी गठित की गई है। और जिस तरह से पुलिस पर निगरानी रखी जाएगी, सीएम योगी के निर्देश के बाद समिति का गठन कर दिया गया है। एसपी, डिप्टी एसपी की निगरानी करेगी एक कमेटी और दूसरी इंस्पेक्टर और एसआई पर नजर रखेगी। बातचीत करने के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से कल सख्त हुए थे सीएम और अब कमेटी गठित कर दी गई है, यानी पुलिस वालों पर नकेल कसने की कोशिश, खासतौर पर भ्रष्ट अधिकारियों पर। देखिए, बिल्कुल नीनू, मुख्यमंत्री ने 2 टूक साफ कर दिया था जब देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिले में जो अधिकारी हैं, वो चाहे शिकायतों का मामला हो, लोकल जन समस्याओं का मामला हो, समय से निस्तारण नहीं कर रहे हैं। कई कप्तानों पर नाराजगी जताई थी और लखनऊ को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको अगर ऊपर से कहा जाए तब भी ना किया जाए। उन्होंने इशारा करते हुए कई सारे बातें कही। अब उन्होंने 2 समितियां बना दी, जिसमें डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है, और उसमें एक गृह सचिव भी रहेंगे जो एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी पर नजर रखेंगे। दूसरी समिति इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए गठित की गई है, जिसमें एडीजी स्थापना संजय सिंघल और एक गृह सचिव होंगे। यानी
क्या हो रहा है राजधानी लखनऊ में या दूसरे जिलों में क्या हो रहा है, बड़े अधिकारी नजर रखेंगे और सीधे इसकी रिपोर्ट करेंगे। जो लगातार थानेदारों की हर तीसरे दिन पोस्टिंग हो जाती है, हर तीसरे दिन पीओ डीएसपी हटाए जाते हैं, उसको लेकर काफी नाराजगी जताई और अब समितियां गठित कर दी। इसी तरह उन्होंने जिले में भी कहा कि जो जिले के डीएमएसपी हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पर ज्यादा फोकस न करें, उस पर पॉलिटिकल फोकस अगर है तब भी अगर सही हो तो ना करें। उनका सीधा तौर पर यह कहना है कि आप सिर्फ जो IGRS पोर्टल है उसकी शिकायतों का निस्तारण समझ करें। कई जिलों पर शिकायतों पर ध्यान दें, जनता के लिए आप बने हैं तो जनता के कामों पर, उनकी शिकायतों पर ध्यान दें, ना कि पोस्टिंग और बाकी चीजों पर ध्यान रहना चाहिए। इसलिए 2 कमेटियां गठित कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी के कब्जे को प्रशासन खाली कराने की तैयारी कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है और इस फैसले के बाद एक बार फिर प्रशासन यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली सरकारी जमीन को खाली कराने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो डीसी साहब ने कहा कि विषादा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखिएगा।